Welcome to the channel Exam Proof, always with you. We'll see part 2 of Challenges to Nation Building. अगर आप पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2. पार्ट 2 पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो इसी बुक की है. देखो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है जिसके अंदर जो दंगाई थे उन्होंने एक ट्रेन जा रही थी. पार्टीशन के टाइम की बात है, ये एक ट्रेन जा रही थी, उसको रोका और जो अपने धर्म से दूसरे लोग थे, जो उनके धर्म के लोग नहीं थे, उनको बाहर निकाल करके उनको स्वॉर्ड से मारा, उनको गन्स से उनको मार डाला था. मतलब उनको डेथ, उनका मर्डर कर दिया था. और बाकी जो उनके धर्म के, उनकी कम्युनिटी के लोग थे, उनको हलवा, फ्रूट और मिल्क दे करके ट्रीट किया था. उसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो ये कहते कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, न्यूज ऑफ दिस ट्रेन अराइवल वॉज डिलेड. दिस इज वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू एंटरटेन यू लेविशली द वे वी वॉन्टेड टू. उन्होंने ये कहा कि भाइयों और बहनों, हमें ना इस ट्रेन अराइवल की न्यूज़ वो बहुत देर बाद मिली और हम जिस तरह से आपको एंटरटेन करना चाहते थे, जिस तरह से आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते थे, वैसी नहीं कर पाए. लेविश करना चाहते थे, हॉस्पिटलिटी यानी कि डिले हो गई, यानी कि हमारी मेहमान नवाजी थोड़ी सी डिले हो गई. तो ये एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है. बहुत कुछ कहता है कि किस तरह से इतना र्यूड और यूं कहें कि इतना फैटल चीज़ हो गई थी. ओके देन पार्टीशन अब हो गया था और पार्टीशन ने काफ़ी सारे डीपर इशू जो है उठाए थे. अब सोचना ये था कि जब इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन बन गया है, मुस्लिम्स के लिए नेशन बन गया है, तो क्या इंडिया भी हिंदू नेशन बन जाएगा, यानी कि नेशन ऐसा जो हिंदूज के लिए हो. देखो, पार्टीशन होने के बावजूद, पाकिस्तान में पॉपुलेशन मूव करने के बावजूद, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की वो 12% थी 1951 में. अब तो ये और ज़्यादा हो गई है. न्यू सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग ये और बढ़ गई है, ये वाली मुस्लिम पॉपुलेशन. तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये क्वेश्चन था कि अब ये लोग, अब इन मुस्लिम्स को जो बचे रह गए हैं इंडिया में, या जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जैसे सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूस, इनको ट्रीट कैसे करेगी. अब देखो, जब पार्टीशन से पहले मुस्लिम लीग अपने आप को मुस्लिम्स का प्रोटेक्टर कहती थी और उन्होंने एक अलग नेशन बना लिया था. अब ये भी कोशिश की जा रही थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये कोशिश कर रही थी कि इंडिया को भी हिंदू नेशन बना दो. मतलब इंडिया हिंदुओं का नेशन है, इंडिया का भी हिंदू नेशन बना दो. लेकिन ज़्यादातर लीडर्स जो नेशनल मूवमेंट में थे वो ये बिलीव करते थे कि हमें हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि हम धर्म का ये बेस बनाएंगे कि हम आपको इन्फीरियर ट्रीट करेंगे कि सुपीरियर. सिटीजनशिप का ये कोई भी टेस्ट नहीं होगा और हम लोग सेक्युलरिज्म फॉलो करेंगे, जिसके अंदर की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल श्राइन भी किया गया है, मतलब लिखा भी गया है. और हम लोग हर धर्म को इक्वल इम्पॉर्टेंस देंगे और यही करेंगे. पहले यहाँ पर एक फिल्म है, लेट्स वॉच अ फिल्म, गरम हवा, और काफ़ी अच्छी फिल्म है. आई हैव पर्सनली सीन दिस फिल्म एंड ये दिखाती है कि कैसे पार्टीशन में इनको कितनी प्रॉब्लम आई. सब कुछ बताती है, तो आप इसे देख सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू सी द एंड, मैं इसका एंड आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि उनका बेटा सिकंदर प्रोसेशन ज्वाइन कर लेता है. कैन यू इमेजिन व्हाट मिर्ज़ा सलीम फाइनली डिड. वो भी प्रोसेशन ज्वाइन कर लेते हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाते. इवन इफ उनके रिलेटिव्स चले गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाते और वो भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं कि हम मुस्लिम्स के साथ ये क्या हो रहा है. तो इस तरह से ये ऐसा बढ़ता है. देन इज महात्मा गांधीज सेक्रीफाइस. देखो, 15 अगस्त 1947 में जब ज़्यादातर लीडर्स इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में बिजी थे, महात्मा गांधी ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की. वो कोलकाता में थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में शांति हो.
और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने लोगों को समझाए हैं, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे, वो वो इस मुश्किल की घड़ी में काम नहीं आ पा रहे हैं। और हिंदू और मुस्लिम अपनी वायलेंस करना छोड़ ही नहीं रहे हैं। गांधी जी ने ये कोशिश की कि ये लोग शांति से रहें, एक दूसरे को ब्रदरहुड से रहें, भाई बना करके रहें, और मतलब ये वायलेंस जो है वो ख़त्म कर दें। जब वो कोलकाता में थे तो काफ़ी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई थी, कम्युनल हार्मनी आ गई थी। लोगों ने पहले जो गांव और जो एरियाज जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें एक बार हार्मनी आ गई थी, शांति वहाँ पर हो गई थी। गांधी जी ने प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट की जहाँ पर ज़्यादातर लोग जुड़ते थे। लेकिन ये जो था ये बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक बार वापस से लड़ने लग गए थे। तो इसकी वजह से गांधी जी को व्रत करना पड़ा, फास्ट करना पड़ा, ताकि कि शांति आए। अगले महीने ये कोलकाता में जब गांधी जी ने ये शांति कर दी तो वो फिर दिल्ली चले गए। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि किस तरह से वहाँ के लोग, जब गांधी जी दिल्ली आए तब उन्होंने कहा कि दिल्ली अब बच जाएगी। गांधी जी जो थे वो दिल्ली आए और उन्होंने ये कोशिश की कि मुस्लिम्स को अलाउ किया जाए इंडिया में रहने का, उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जाए, और इसके साथ ही उनको इक्वल सिटीजन से समझा जाए। यानी कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में जो रायोट्स हैं ख़त्म हो और मुस्लिम्स अपने जो असली घर हैं इंडिया में वो वापस लौट जाए। अब इसके साथ ही वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस से भी अनहैप्पी थे, उनको नहीं था पसंद। उन्होंने ये उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक पाकिस्तान को जिसके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है उसको ऑनर नहीं किया। यानी कि जो भी इनको पैसा देना है पाकिस्तान को, जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं किए। जबकि पाकिस्तान चाहे हमसे अलग हो रहा है लेकिन कम से कम उसको जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं वो तो प्रोवाइड करने ही चाहिए ना। कुछ रुपए तो प्रोवाइड करो ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो फाइनली ये सब सोच के दिल्ली में शांति लाने के लिए और पाकिस्तान को फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दे इंडिया, इस वजह से उन्होंने वापस से व्रत किया 1948 जनवरी में। अब इस व्रत का काफ़ी ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ, लोगों ने लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम कर दिया, वायलेंस रिड्यूस हो गई, और मुस्लिम्स जो दिल्ली के मुस्लिम थे वो एक बार वापस से अपने घरों की ओर चले गए। और गवर्नमेंट ने भी अग्री कर दिया कि ठीक है, हम पाकिस्तान को जो भी उसका बनता है फाइनेंशियल वो हेल्प जो है वो दे देंगे, जो भी कमिटमेंट्स मतलब बनते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उन पैसों से उन्होंने टैंक ही खरीदे और मिलिट्री इक्विपमेंट्स ही खरीदे ताकि वो हम पर हमला कर सके। बट या हमने तो अपनी तरफ से उनको फाइनेंशियल वो दे दिया था एड। अब गांधी जी के जो एक्शंस हैं, गांधी जी ये जो कर रहे थे, ये लोगों को ज़्यादा पसंद आए नहीं। कुछ लोगों को जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों कम्युनिटी के, जो लोग मुस्लिम और हिंदू के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा कट्टर लोग थे ना, जो बहुत ज़्यादा जिनमें दूसरी कम्युनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध और यूँ कह सकते हैं एंगर और या फिर दुश्मनी भरी हुई थी ना, जो दोनों कम्युनिटी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन लोगों को ये गांधी जी की चीज़ें पसंद नहीं आई। क्योंकि और वो को किससे ज़्यादा, मतलब वो हिंदूज जो ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान से रिवेंज लें, हम मुस्लिम से रिवेंज लें, वो सबसे ज़्यादा डिसलाइक करते थे गांधी जी को। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि इंडिया भी हिंदू की कंट्री बन जाए, जैसे पाकिस्तान को मुस्लिम्स की कंट्री बनाए, इंडिया को हिंदू की कंट्री बनाओ। उन्होंने गांधी जी को ये अक्यूज किया, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, जो हिंदू बहुत ज़्यादा दुश्मन थे मुस्लिम्स के, उन्होंने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने गांधी जी पर ये एलिगेशंस लगाए कि गांधी जी मुस्लिम्स और पाकिस्तान के साथ हैं और हमारे साथ नहीं हैं और उन्हीं के फेवर में सारे काम कर रहे हैं। गांधी जी को जब ये बात पता चली, गांधी जी कहते हैं ये लोगों का ना दिग्भ्रम है, मतलब ये लोग मिसगाइडेड है, मतलब इनको सही गाइड नहीं किया हुआ। और उनको ये पता था कि इंडिया अगर हिंदू नेशन बन जाएगा ना तो इंडिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंडिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
अब क्या है कि अब जब उन लोगों को, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स को, गांधी जी की ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, कोशिश की गांधी जी को मारने की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो व्यक्ति गलत है और इसको तो मार दो। तो अब उन्होंने कोशिश की, तो अब कुछ अटेम्प्ट्स तो फेल हो गए ना, तो गांधी जी को ये कहा गया कि एक काम करो, आप प्रोटेक्शन ले लो, आर्म्ड प्रोटेक्शंस, ताकि वो आपको कुछ भी बिगाड़ ना पाए। लेकिन गांधी जी ने वो लेने से मना कर दिया, और अभी भी वो प्रेयर मीटिंग्स में सभी को मिलते थे, अपनी प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे, जहां पर कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था। 30 जनवरी 1948, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी को इवनिंग प्रेयर के टाइम में दिल्ली में 3 बुलेट्स, जो गन के बुलेट्स होती है, उससे फायर कर दिया और उनको इंस्टेंटली मार दिया था। तो ये जो नाथूराम गोडसे ने जब मारा था, उससे पहले की कहानी ये सारी है, जिसको आपने प्रोबेबली आज ही सुना होगा। देन अब क्या हुआ, गांधी जी के मरने के बाद एक मैजिकल इफेक्ट हुआ। क्या हुआ कि सारी लोग भूल गए थे पार्टीशन रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज और वायलेंस थी, सब एक बार साइड हो गई थी, और लोग गांधी जी के गम में डूब गए थे। इसके साथ ही जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनल हैट्रेड फैला रही थी, मुस्लिम्स या हिंदू जो अगेंस्ट थी ना, ऐसे मतलब दुश्मनी फैला रही थी, उनको एक बार के लिए बैन कर दिया गया। जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया, और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसने अपनी अपील खो दी। इंडिया एक सेक्युलर नेशन ही बना। यहाँ पर आप एक श्वेता, एक लड़की है, उसके नाना के एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो, पार्टीशन वाले। आप भी अपने नाना नानी, दादा दादी से एक्सपीरियंस पूछ सकते हो उनके पार्टीशन के टाइम का, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ पता होगी, वो उसी जनरेशन के हैं। यू कैन आस्क देम एंड कैन गेट मोर नॉलेज। पार्टीशन की एक बहुत सही बात है कि हमें ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जिन्होंने उसको सही में झेला है, और जो हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में दे सकते हैं। देन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। देखो अब क्या था कि इंडिया जो था ना, ब्रिटिश इंडिया, जो गुलाम इंडिया था, वो सिर्फ ब्रिटिश के अंडर नहीं था, वो राजा महाराजाओं के अंडर भी था। देखो, जो कुछ एरियाज थे वो थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जिसमें ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे। कुछ एरियाज में प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि छोटे बड़े राजा महाराजा रूल करते थे, और वो तब तक रूल कर सकते थे जब तक वो ब्रिटिशर्स को बड़ा माने, ब्रिटिशर्स को अपने सुपीरियर माने, और उनका जो अधिपत्य है, उनकी जो पावर है, वो स्वीकार करे और उनके अंडर ही काम करे। यानी कि उनको थोड़ा बहुत पावर दे देते थे ब्रिटिश, मगर उनको ये ब्रिटिश की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी होती थी कि हम तुम्हारे ऊपर है। इसको कहते थे, दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब देखो, जब इंडिपेंडेंस हुआ, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ प्रिंसली स्टेट्स। ये देखो, जितने भी ब्लू कलर्ड है ना, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जितनी भी ये दूसरे वाले कलर की है, ये सारी ब्रिटिश इंडिया की स्टेट है। अब तुम देख लो, ये जितनी भी ब्लू स्टेट है, ये सारी यहाँ राजा महाराजा वगैरह रूल करते थे। अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई, ब्रिटिशर्स तो कर गए हमको इंडिपेंडेंट, उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम ब्रिटिश इंडिया से निकलेंगे ना, तो हम ये प्रिंसली स्टेट्स भी छोड़ देंगे, यानी कि ये जो ब्लू कलर्ड की स्टेट्स हैं, इनके ऊपर से भी अपना हक जो है हटा लेंगे, और यहाँ से तो हटेगा ही हटेगा। अब इससे क्या होगा कि 565 थी ये स्टेट्स, अब ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि आप ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इंडिया में भी मिल सकती है, ये पाकिस्तान में भी मिल सकती है अगर चाहे तो, और अगर ये चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। मतलब कि इन पर है, इन प्रिंसली स्टेट्स पर है। लेकिन ये जो डिसीजन है, ये किस पर छोड़ा गया, रूलर्स पे। बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने ये वाला डिसीजन छोड़ दिया रूलर्स पे, वहां पे जो रूल कर रहा है।
अब देखो, अगर कोई राजा है, उसके ऊपर से कोई वो हट जाता है, क्या कहते हैं, उसके ऊपर से कोई अधिकार हट जाता है, ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, वो राजा तो अल्टीमेटली यही चाहेगा ना कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं और मेरी सरकार चलती रहे, मेरे को मैं लेविशली जीऊं। तो यही हुआ था। ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, वो आगे के पार्टीशन का बंदोबस्त करके गए थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रिंसली स्टेट्स अब इंडिपेंडेंट चाहे तो रह सकती हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी मिल सकती है, मर्जी है। वहां के लोग चाह रहे थे कुछ और वहां का राजा चाह रहा था नहीं जी मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। कई सारे ऐसे लोग थे जैसे कि ट्रेवनकोर का रूलर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यू कैन सी हेयर नवाब ऑफ भोपाल, उन सब ने कह दिया जी हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, आपको करना है जो कर लो। तो अब इससे क्या था, इससे और डर हो गया था कि इंडिया के और ज्यादा पार्टीशन होंगे। पाकिस्तान तो गया ही गया और इसके साथ ही इंडिया में बहुत सारे पार्टीशन हो जाएंगे। वहां के जो लोग हैं, जहां पर राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, वहां के जो आम जनता है, उनको कितना ज्यादा दबाया कुचला जा रहा है और कितने अनडेमोक्रेटिक मैनर में चल रही है। वो चाहते ही नहीं है इस राजा को और वो राजा धक्के से बैठा हुआ है। अब इंडिया को तो डर सताने लगा कि हमारी यूनिटी का क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी का, हम तो और ज़्यादा टूट जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थी जो इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स का हमें करना था। फाइनली द हीरो केम, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया केम, सरदार पटेल, जिन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन कर दिया। लोगों को बड़ा डर था कि इतनी डाइवर्सिटी है, इंडिया तो टूटेगा, इंडिया का तो पार्टीशन होगा, इतनी डाइवर्सिटी रह ही नहीं सकती इंडिया में, इतना डिफरेंटली लोग हैं, अलग अलग देश बनेंगे इसके। तो सरदार पटेल ने अपनी पूरी डिप्लोमेटिक पावर से इंडिया को एक बनाए रखा, जो कि आज तक भी एक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। विल सी नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे ट्यून्ड।